बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो अगेन एक क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाली है। और इससे पहले कि मैं उन कमेंट्स के तरफ आऊँ जो मेरे पास मेरे कमेंट सेक्शन में आ चुके हैं, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो अगेन मैं अपनी हर क्वेश्चन आंसर की वीडियो में ये बोलती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स पे वीडियो इसलिए बनाऊँ क्योंकि कमेंट्स अक्सर लोग नहीं पढ़ते, और जो आंसर्स मैं करती हूँ कमेंट सेक्शन में से वो उन्हीं को बेनिफिट करेगा जिन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आउट देयर क्योंकि वो जानना चाहते हैं वही वाली बातें जो कोई और भी जानना चाहता है। ठीक है जी। तो इसीलिए मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको क्वेश्चन आंसर पे नज़र आती हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर्स लाइक क्वेश्चंस को आंसर करूं फ्रॉम योर कमेंट सेक्शन, मैं हर एक का नाम लेके उसके कमेंट बताऊंगी कि किसने क्या बात पूछी है, और आई ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे एज मच एज पॉसिबल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि अगर वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी भी कंसल्टेंट को हायर करने की, किसी ज़रूरत नहीं है किसी भी कंसल्टेंट को हायर करने की, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप समझते हैं कि मैं वीडियोज़ में आंसर नहीं कर सक रही हूँ या कॉमेंट में उसका आंसर कम्प्लीटली आपको नहीं मिल पा रहा है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैंने एक 1-to-1 कंसल्टेंसी भी स्टार्ट की है। और उसमें ये है कि मैं इसलिए उसका ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि दो ऐसे ईमेल्स मेरे पास आए जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि जिनको जब मैंने रिस्पॉन्ड किया तो वो डिलीवर नहीं हो रही ईमेल्स। ठीक है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी और ऑथेंटिक ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आप लोगों ने बुक करवाया था सेशन विद मी, लेकिन जब मैं उस पर रिप्लाई कर रही हूँ तो वो डिलीवर नहीं हो रहा, और वो बहुत दिनों से आया हुआ है। एक थी अमतुस सुमैया, और दूसरी है सैयदा रहमान। तो इन दोनों का ईमेल आईडीज़ के साथ कुछ इशू है, मैं रिप्लाई करती हूँ और वो वापस आ जाती हैं, वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू वॉट एवर रीज़न। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं स्टिल मुझसे कोई भी बात करने के लिए, कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आंसर नहीं हो पा रही थ्रू माई वीडियोज़ या कॉमेंट सेक्शन के थ्रू, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काइंडली ईमेल कीजिए किसी और ऑथेंटिक ईमेल आईडी से। ठीक है, और जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर 1-to-1 सेशन, तो आप लोग प्लीज़ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में ज़रूर मुझे मेंशन कीजिए कि देखिए जी, याद रखिएगा कि आप जो भी क्वेश्चन करते हो उसके लिए मुझे रिसर्च पक्की करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी मेरी जो वीडियोस होती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती हैं। उनमें बहुत सारा मुझे इन्फॉर्मेशन जो कैन से सर्च करना पड़ती है, गूगल करना पड़ती है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं करती हूँ, या लोगों जो मेरे जान पहचान में है मैं उनसे पूछती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आपके कमेंट्स पे आ जाते हैं, और कमेंट्स को मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। अब ऐसा करते हैं, शुरू से लेके चलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि हमेशा मैं बैकवर्ड चलती हूँ तो उस पे कभी-कभी अजीब लगता है कि जी जो पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका क्या बनेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो किसी ने मुझसे कोई पूछा था कि मैं किसी की कोई रिश्तेदार हूँ, तो नहीं जी, मैं वो रिश्तेदार नहीं हूँ। किसी ने पूछा था, उज़्मा नवाज़ ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं जी, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही हैं। उसके बाद किसी के पी स्टेला ने मुझे थैंक यू बोला था फॉर द कवर लेटर वीडियो। यू मोस्ट वेलकम, और आई होप इट्स गोना हेल्प यू विद योर कवर लेटर्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैं बहुत ओपनली रख देती हूँ, ताकि याद रखिएगा आप पायरेटेड तो ऑब्वियसली हर कोई भी चीज़ नहीं चलती, क्योंकि हर किसी का स्टोरी डिफरेंट होती है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो ऑब्वियसली आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो अपना कवर लेटर बना रहे हो वो डिफरेंट हो फ्रॉम माइन, ताकि आप बिल्कुल वो ऑथेंटिक हो और वही हो जो आप के जो स्किल्स हैं, जो स्किल सेट आप लेकर जा रहे हो एम्प्लॉयर के पास, उस पे बेस कीजिएगा आप। ठीक है, अब किसी ने मुझसे कहा है, मैं नाम ले लेके आपको बता रही हूँ कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्या किसने किया है। ये है मेहर आयज़ ख़ान, आई सपोज़। ठीक है, अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। इन्होंने क्या जी, आई एम इन कैनेडा, आई हैव डन माई ECA
educational credentials assessment through CES of my graduation and master's degrees, but I have done my B.Ed and M.Ed recently, so they are not assessed by VES or CES. So kindly tell me what should I do, as my B.Ed and M.Ed degrees are not along with me. They are in the university in Pakistan. देखिए जी, आप अगर कोई सी भी डिग्री बाद में कर रहे हो और आपकी जो प्रीवियस डिग्रीज़ हैं आप उनकी असेसमेंट करा चुके हो, तो करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्योंकि वैसे करवाया था तो मैं वैसी सी बता दूं आपको, और आई एम श्योर CES का भी वैसे ही होगा जैसे वेस का होता है, आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। वेस का मैं क्यों कहती हूँ जी, वेस का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इनकी अटेस्टेशन है। अटेस्टेशन मतलब इक्विवेलेंसी जो भी आपको निकाल के देते हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, वो सिर्फ कनाडा बेस्ड नहीं है। ठीक है जी, जब आप CES की बात करते हो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, इट्स ओनली जिसे कहते हैं एक्नॉलेज्ड इन कनाडा, इसलिए मैं वेस की बात करती हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि आपने पूछा है कि B.Ed और M.Ed की डिग्रीज यूनिवर्सिटी में ही है पाकिस्तान में, तो जी बिल्कुल वही वाला स्टेप होता है कि आपको अगर तो CES भी वही कहता है जो वेस कहता है, तो आपको वो B.Ed और M.Ed डिग्रीज HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से टेस्ट करवानी होंगी। वो आपको सील्ड एनवलप में आपको वो देगा, उनका ऑब्वियसली सील लगी हुई होती है HEC की। उसके बाद आप उनको CES अगर तो वो भी आपसे यही रिक्वायर करते हैं कि जी टेस्टेड होनी चाहिए HEC से, तो आपको उनको वो जो सील्ड एनवलप है वो आपको मेल करना होगा CES को। ठीक है, या अगर आप वेस से करवा रहे हो तो किसी ने मुझसे वेस के बारे में भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि जी आपने अगर पहले से कोई डिग्रीज़ करवा ली हैं, उसके बाद आपने कोई पढ़ाई की है तो उसका क्या करना है, तो उसका भी मैं आपको यही बताऊंगी कि आपने फिर उसको भी भेजना है बाद में। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है कि जैसे आपने बाकी डिग्रीज़ को टेस्ट करवाया था और वो करा था, तो आपको इसके लिए भी यही करना होगा। वो आपके जो प्रीवियस इवैल्यूएशन हो चुकी है उसमें ये ऐड कर देते हैं और फिर आपको बाद में दोबारा नहीं करवानी पड़ती है, आपका डाटा उनके डाटाबेस में चला जाता है। और वेस का तो बहुत आसान तरीका ये भी होता है कि अगर कोई और ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीचिंग लाइसेंस के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आप वेस से डायरेक्टली उनको अपना पूरा इवैल्यूएशन भिजवा सकते हो। उनके पोर्टल पे जाके एक प्रोविज़न मौजूद है जिसमें आप एड्रेस डाल देते हो और उनका फ़ी पे कर देते हो, और वेस एक बहुत फॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपकी सारी जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो आपको, चाहे वो कोर्स बाय कोर्स है या कोई और हो, याद रखिएगा EC सर्टिफिकेशन हो गई या लेट्स से कोई भी टीचर सर्टिफिकेशन हो गई, उसके लिए कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन चाहिए होती है, तो वो आप वेस के थ्रू डायरेक्टली उन इंस्टीट्यूशंस को भिजवा सकते हैं, यानी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को भिजवा सकते हो। CES क्या करता है आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मैं वेस पे ज़्यादा मुझे वो ज़्यादा मैं उस पर बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली CES की वेबसाइट पे सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई होंगी, लेकिन क्वेश्चन CES के बारे में नहीं था। क्वेश्चन ये था कि अगर B.Ed और M.Ed ये डिग्रीज़ बाद में की हैं तो क्या करना है, वही प्रोसीजर जो आपने पिछली डिग्रीज़ के साथ किया था, और वो आपको ऐड कर देंगे आपके प्रीवियस इवैल्यूएशन के साथ। ने आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शिल्पी इज समैंटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप मैं आपका नाम सही ले रही हूँ। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि जी उनके दो क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है हाउ टू गेट डिटेल्स ऑफ supervised teaching in B.Ed for Alberta education teaching license purpose. I did B.Ed in 2015 in India and currently I am in Alberta for trying trying for teacher teaching license. देखिए ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी जब मैं अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रही थी। और मज़े की बात ये है कि जाहिर सी बात है, अब हम कहाँ से वो चीज़ें लाएं, क्योंकि मेरा तो आपसे भी पहले का 2010 का है था मेरा B.Ed, ठीक है ना। तो मैंने फिर ऑब्वियसली ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया था। मैंने उनसे पूछा था कि जी ये वेस से मैंने कोर्स बाय कोर्स एवैल्यूएशन करवाई हुई है, क्या दैट इज़ इनफ? तो उन्होंने कहा था हाँ जी दैट इज़ इनफ। तो मैंने जो वेस से कोर्स बाय कोर्स एवैल्यूएशन अपनी करा रखी थी B.Ed की, अपनी तमाम डिग्रीज़ की, तो वो मैंने उनको भिजवा दी थी डायरेक्टली फ्रॉम वेस, जो मैं अभी मेंशन किया कि वेस के पोर्टल पे जाके आप एड्रेस डाल देते हो और
पे कर देते हो। मेरा ख्याल इट वाज अराउंड 40 समथिंग डॉलर्स एट दैट टाइम, मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। अब थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो गया, तो ये बेस्ट होता है। इससे आपकी बचत हो जाएगी उन चीज़ों से जो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। एंड दे अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, यू डोंट हैव एनीबडी देयर, आप कंट्री छोड़ चुके हो, उनके प्रोसीजर्स चेंज हो चुके हैं, तो वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वो कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। तो दूसरा तरीका होता है वेस्ट से कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन अगर आप भिजवा दें तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरी तो करी थी, होपफुली आपकी भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, आई वांट टू डू मास्टर्स इन मैथ आइदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दिस एंड हाउ टू नो इफ आई एम एलिजिबल फॉर द कोर्सेज, आई एम अ PR होल्डर who and you have recently moved to Alberta। देखिए, मैंने थोड़ा सा जाके एल्बर्टा यूनिवर्सिटी का MSc का देखा था जी, मैथ्स में या स्टेटिस्टिक्स में अगर वो करवाते हैं तो उनके बहुत ही टिपिकल किस्म के क्राइटेरिया है कि अगर आपका कोई तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की भी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की भी, उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उनकी क्या एडमिशन क्राइटेरिया है। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मुझे अब ये नहीं मालूम ना कि जैसा फॉर एग्जांपल जब मैंने MSc मैथ किया था, ठीक है, या BSc इन मैथमेटिक्स किया था, तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है, मेरा इट वाज ऑल कोर्स बेस्ड। तो इनकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की वेबसाइट पे मेंशन है, उन्होंने कहा कि जी देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, मैं उनकी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती, ठीक है। आपने क्या, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, यानी आपने MSc मेंशन किया हुआ है कि आप MSc मैथ करना चाहती हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपने अपने ग्रेजुएट कोर्सेज़ आपके कौन से थे, आपका कोई प्रोजेक्ट था या नहीं था। तो हर एक की क्वालिफ़िकेशन या उसकी जो भी एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा पे जाके उनकी जो एडमिशन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको चेक कीजिए। जब मैंने अपने लिए चेक किया तो मैं उस पर पूरी नहीं उतरी क्योंकि उनकी प्रोजेक्ट की डिमांड है, मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था, इट वाज ऑल कोर्स बेस्ड, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप उनकी वेबसाइट्स पर जाइए और चेक करिए, अगर आप के जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो उससे मैच करते हैं तो आप उनको ईमेल करके भी पूछ सकती हैं या डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकती हैं, इफ़ यू हैव नो कन्फ्यूजन। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। फिर किसी ने अच्छा जी, ये अमतो सुमैया है जिन्होंने मेरी एक वीडियो के नीचे बोला है कि जी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच, तो बस दुआ में याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि जी आई हैव बैचलर्स डिग्री विद सोशियोलॉजी, तो सुमैया की बात कर रही हूँ। इनका दूसरा, इन्होंने पहले तो थैंक यू बोला, उसके बाद बोला कि आई हैव बैचलर्स डिग्री विद सोशियोलॉजी, कैन आई अप्लाई फॉर ELC, आई थिंक आप ECE डिप्लोमा कहना चाह रही हैं, ELC लिख दिया है तो या अर्ली चाइल्डहुड, आई थिंक अर्ली चाइल्डहुड आप बोलना चाह रही हैं, तो ये बिल्कुल आप कर सकती हैं। आपने कुछ भी कर रखा है, आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जे कि लोगों के पिछला जो उनका जो प्रोफेशनल करियर था वो कुछ और था, और उन्होंने क्योंकि ECE बहुत डिमांड में है कनाडा में, तो उन्होंने अपना करियर चेंज कर लिया और उनको एडमिशन मिल भी गया, उन्होंने जॉब्स भी कर ली, उनको लाइक ऑब्वियसली उनको एडमिशन मिला, उन्होंने कंप्लीट किया डिप्लोमा, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला, उसके बाद उन्होंने जॉब सिक्योर की, उनको PR भी मिल चुकी है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी अगर आपका कोई और करियर है कि तो आप कर सकती हैं, नहीं तो डेफिनेटली आप कर सकती हैं। अगेन किस्मतों की खेल है, काफ़ी दफ़ा इतने लोग उनके पास आ जाते हैं, बट याद रखिएगा कनाडा में ना आपके जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना एज की डिस्क्रिमिनेशन है, ना आपके मैरिटल स्टेटस की कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना आपके मेल फीमेल होने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है, ना आपके कोई प्रीवियस प्रोफेशनल बैकग्राउंड या आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है, टिल लाइक द टाइम कि आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, दैट्स ऑल, ठीक है। आप उनकी फ़ी पे कर सकते हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो कोई भी किसी भी फील्ड में है वो EC के लिए अप्लाई कर सकता है।
ठीक है, और आई होप दैट हेल्प्स। उसके बाद किसी ने बोला है कि अच्छा जी, सैयद सलमान अली ने मुझसे बोला है कि जी आप उनके नाम ले लेती तो लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाती या वो उनको कांटेक्ट ना करते। और उन्हें ये भी बोला है कि अगर ज़ाहिर सी बात है हर कंसल्टेंट्स का नॉलेज हर एरिया में परफेक्ट नहीं होता। कुछ किसी कंसल्टेंट का किस एरिया में उनका स्ट्रॉन्ग जैसे कहते हैं एरिया होता है और वो उन लोगों को बेहतर गाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा मैं अगर अपनी वीडियोस में बात करती हूँ तो मैं टीचिंग रिलेटेड ज़्यादा बात करती हूँ, बिकॉज आई एम अ टीचर, और मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की है वो चीज़, तो मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के, लाइक इन द लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन गाइड यू। तो इसीलिए मैं सिर्फ टीचिंग की हद तक रहती हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ों के बारे में मुझे इल्म ज़रूर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इर्द गिर्द देखते हो क्या चीज़ इन डिमांड है, कनाडा में किस चीज़ की जैसे कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। और ऑब्वियसली आप ऑब्जर्वेंट तो होते हैं, आपको नज़र तो आ रहा होता है कि क्या क्या चल रहा है, या जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो अपने बच्चों को क्या करवाना चाह रहे हैं और क्यों करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, अब सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन और हमारे ज़मानों में जो हुआ करता था अब वो वैसा नहीं है। बहुत सारी फील्ड्स आ चुकी हैं और अब लोग बहुत सेंसिबली ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चों को क्या करना है, या बच्चे खुद ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है और उनको जॉब मिल जाएगी, आपका सैलरी पैकेज अच्छा होगा, तो दे डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है ना, सिर्फ ये कि जी सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन और लेट्स से एमबीए कर लिया, ये सब अब नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक तो ये आपको मैंने दे दिया कि जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ही फील्ड से बात करूँ। दूसरा, नाम मैंने फिर वही बात है कि बिला वजह उनका रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ मुझे प्रॉब्लम हुई हो, उनके बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ भी मौजूद हैं। तो बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों किसी का कुछ हो सकता है कि सिर्फ मुझे फ़ेस करना पड़ा हो या किसी और ख़ातून को जो मैंने जिक्र किया उनको फ़ेस करना पड़ा हो, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो दूसरा ये फिर आता है, हानिया अंसारी ने मुझसे क्वेश्चन किया है। वो कहती हैं कि जी हाय मैम, माय डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्टेड फ्रॉम HEC, व्हाट आई नीड टू डू नाउ, कैन आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वेस्ट बाय माई सेल्फ। बिल्कुल, आप जो HEC से जो आपने टेस्ट करवाए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सील्ड एनवलप में आपको कराना ज़रूरी है। वो सील्ड एनवलप HEC नहीं भेजेगा वेस्ट को, आपने भेजना है। यू हैव टू पे देयर फी एंड ऑल। और जब HEC तक पहुंचेगा फिर वो आपका प्रोसेस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेस्ट का जो प्रोसेस है वो आपने करना है, आपने। और ये मेरी एक वीडियो मौजूद है मेरी प्लेलिस्ट में, आकर जाके आप देखेंगी तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है कि जी वेस्ट में आपके 2 टाइप्स के वैल्यूएशंस होते हैं। आपको अकाउंट बनाना होता है, फिर अपना प्रोसीजर को खुद स्टार्ट करना होता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है और आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती हैं। HEC सिर्फ टेस्ट करके देता है सील एनवलप में, बाकी का प्रोसीजर आपको खुद करना होता है। इसी तरह किसी ने मुझसे कहा है, यूज़र 43वो8WR6U ने, इनका क्वेश्चन है, आई नीड सम, पहले तो थैंक यू किया है, मोस्ट वेलकम। आई नीड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोस्ट डॉक and research in education in Canada. Please share if you come across any information about it. Jazakallah khair. Now the thing is, आपने पूछा है postdoc and research in education in Canada. देखिए अगेन मैं मेमोरियल की एग्जांपल ले लेती हूँ। जब मैं मेमोरियल यूनिवर्सिटी में थी तो उस पूरे डिपार्टमेंट में एक ईरानी प्रोफेसर थे और एक पाकिस्तानी, और स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बाकी के सब कैनेडियंस थे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मैं बता रही हूँ आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। तो उसके अंदर ये सिचुएशन थी। मेरी जो सुपरवाइज़र थी वो एक पाकिस्तानी थी, और इसी तरह से उनके एक कुलीग थे उसी डिपार्टमेंट, वो एक ईरानी टीचर थे। दैट्स इट। तो देखिए लक की बात होती है, लेकिन अगर आप ये चाह रही हैं कि आपका अगेन यू कैन ट्राई योर लक, लेकिन बहुत टफ़ कंपटीशन है यहाँ पे इस फील्ड में पोस्ट डॉक जॉब्स मिलने में। और अगेन पोस्ट डॉक्स की जहाँ तक सैलरी मुझे याद पड़ती है वो भी कोई बहुत बिग डील नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ़ है, आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और ये सब चीज़ें तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप अप्लाई करके देख लीजिए,
लेकिन अगेन इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च और पोस्ट डॉक में इन कनाडा, गो फॉर इट, आप ट्राई कर लीजिए। और हो भी जाता है। मैं लोगों को जानती हूँ, मेरे हस्बैंड के कज़न है जिनको जॉब मिल गई थी पोस्ट डॉक की पाकिस्तान में बैठे बैठे, लेकिन द थिंग, और बहुत सारे लोग हैं जिनको पाकिस्तान में बैठे बैठे उनको जॉब मिल गई पोस्ट डॉक में, एज अ पोस्ट डॉक वो आए या विजिटिंग फैकल्टी में चले गए। तो लेकिन उनकी जो मेरे हस्बैंड की कज़न की मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने अपना एमएससी भी मेमोरियल यूनिवर्सिटी से करा था और पीएचडी भी यहीं से करा था। तो उनको फिर इतनी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि उनके पास कैनेडियन क्वालिफिकेशंस थी। अगर तो आपके पास फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं तो यू कैन ट्राई, ठीक है। और आप पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशन या इंडियन या जो भी क्वालिफ़िकेशंस आपके पास हैं, आप ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, कंपटीशन बहुत टफ़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे पास आता है, नॉर्थ पोल 2662 का क्वेश्चन है। उन्होंने बीसी के नीचे मुझसे ये क्वेश्चन पीछे बीसी पीएनपी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जो मैंने बनाया था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम पे वीडियो, उसके नीचे उन्होंने पूछा है कि आई हैव डन ECE फ्रॉम मॉन्ट्रियल विच वॉज ऑफ 2 years and now I am planning to move to BC. What should I do? And does BC accept Montreal ECE certification? देखिए, इनकी वेबसाइट पे जो ECE सर्टिफिकेशन बॉडी है BC की, बहुत डिटेल में हर चीज़ मौजूद है कि अगर आप किसी और प्रोविंस से सर्टिफाइड हैं तो आपको क्या प्रोसीजर करना है, क्या प्रोसेस से गुज़रना है, ताकि आप अपना जो मॉन्ट्रियल यानी क्वेबेक का जो आपका ECE सर्टिफिकेशन है वो BCE सर्टिफिकेशन को लेने में कैसे हेल्प कर सकता है, वो आपको वो पूरा प्रोसेस उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो काइंडली आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और वो प्रोसेस देखिए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और लेकिन याद रखिएगा, ECE सर्टिफिकेशन हर प्रोविंस की अलग होती है। किसी के पास सिर्फ लेवल 1 और 2 होता है, किसी के पास लेवल 1, 2 एंड 3 होता है। तो ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। इसीलिए किसी एक प्रोविंस का लाइसेंस दूसरे प्रोविंस में डायरेक्टली नहीं चलता, आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है। जैसा मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं जब NL में थी तो मेरे पास NL का सर्टिफिकेशन था, टीचिंग सर्टिफिकेशन। जब मैं मैनिटोबा में आई तो मुझे मैनिटोबा का बनवाना पड़ा। अब मैंने एल्बर्टा का भी बना के रखा हुआ है कि अगर मुझे फ्यूचर में एल्बर्टा मूव होना पड़े तो मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो। याद रखिएगा, ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं उनमें महीनों लग जाते हैं, तो मिनिमम 3 months, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। देखिए, एल्बर्टा का बहुत मेरा स्मूथ प्रोसेस था। NL में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था ड्यू टू वट एवर रीज़न। इसके अलावा मैनिटोबा में तो मुझे 7-8 महीने लग गए थे। तो ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है, और किस्मत की भी बात होती है। कभी कभी बहुत जल्द भी चीज़ें हो जाया करती हैं। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। क्या आप उनके वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने प्रोसेस बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपना टीचिंग सर्टिफिकेशन जो आपने क्वेबेक से ले रखा है यानी मॉन्ट्रियल से ले रखा है, तो आप उसको BC EC सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। हर एक का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। कोई कैनेडियन एजुकेटेड टीचर्स का अलग है, डिफरेंट जो दूसरे प्रोविंसेस का अलग, तो आप उसको बहुत डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इन्होंने सबसे पहले जज़ाकल्लाह बोला है, ये वही यूज़र 430HWR6U का क्वेश्चन है। उन्होंने पहले थैंक यू किया है, यू आर मोस्ट वेलकम, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। फिर उन्होंने पूछा है, कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन हैंड पैकेजेस यूजली वन गेट फॉर ECE। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ECE की जो जॉब है उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो सैलरी पैकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं इम्प्रेसिव नहीं है, और काम टफ़ होता है इसी का टीचर्स का, क्योंकि ऑब्वियसली आप छोटे छोटे बच्चों को डील कर रहे हैं, आप उनको साथ लगना पड़ता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं। और याद रखिएगा, इसी जो टीचर्स हैं उनकी बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ हैं जिन पे मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। और आपने पूछा पैकेज क्या है। देखिए, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। कुछ प्रोविंस में $18 से भी स्टार्ट होके होता है, कुछ में कुछ भी हो सकता है, $19 से स्टार्ट लेके $26 पे ख़त्म हो जाता है। तो ये भी मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगी तो भी आपको ये मिल जाएगा कि आपका आवरली रेट क्या है, किस प्रोविंस में आप टीच करने जा रहे हो,
इस पे डिपेंड करता है। आपका $16 पर आवर भी सैलरी हो सकती है और $26 पर आवर भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपके पास ECE सर्टिफिकेशन का लेवल कौन सा है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप असिस्टेंट हो, आप उनके ECE टीचर हो या सुपरवाइज़र हो। इस पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है। तो मैंने एक जिक्र किया था कि जी $16 to $26 है BC में, ठीक है। तो BC में अगर आपका $26 पर आवर है और अगर 8 घंटे जॉब करते हो आप टाइम्स 8 कर लीजिए। उसके बाद टैक्सेस काटना मत भूलिएगा, टैक्सेस ठीक ठाक होते हैं। उसके बाद आप क्योंकि 8 मतलब एक दिन में 8 आवर्स अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 16 अगर आपका मिनिमम है तो टाइम्स 40 करके देख लीजिए आप। और उसके बाद अगर आपके पास 4 हफ्ते हैं तो टाइम्स 4 कर लीजिए, तो आपको खुद ब खुद पता चलने वाला है कि आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है मिनिमम साइड पे और फिर मैक्सिमम साइड पे। याद रखिएगा हर प्रोविंस का टीचर का जो ECE का सैलरी पैकेज है या पब्लिक स्कूल टीचर्स का जो सैलरी पैकेज है वो डिफरेंट होता है। अब हम आगे बात करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है यूज़र VK6XKWWF1E के क्या कुछ है, ID है ये कोई। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि I've done my master degree and B.Ed and pre-primary teaching training from Qatar. Okay, I have 15 years experience in teaching from India and Qatar. मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। आपने लिखा है I've done my master degree and B.Ed and pre-primary teacher training from Qatar. इससे ये लग रहा है कि आपने अपना B.Ed, M.Ed और pre-primary teacher training सब कुछ कतर से किया है। फिर आपने लिखा है आई 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग फ्रॉम इंडिया इन कतर, तब आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया। तो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कि आपका इंडिया का B.Ed M.Ed है या क्या है, और टीचिंग एक्सपीरियंस सिर्फ कतर का है या सब कुछ कतर का है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये बात। आपने पूछा है कि आपने पूछा क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जी अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन के नीचे ये आपने कमेंट किया है, तो चलें हम ये समझ लेते हैं कि आप अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन के हवाले से पूछ रहे हैं कि क्या आपको अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो देखिए अगेन मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हर केस का डिफरेंट होता है हर एक का। तो आप अपना वेस्ट से कोर्स बाय कोर्स एवेल्यूएशन करवा लीजिए और उसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा। ये ईमेल का आंसर्स नहीं करते, वो ये कहते हैं कि स्टार्ट योर प्रोसीजर। हम बताएंगे कि आपका पूरा केस स्टडी करने के बाद, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आप ये एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप मुझसे मशवरा मांगती हैं तो मैं आपसे बोलूँगी नंबर 1 स्टेप वेस्ट से अपना कोर्स बाय कोर्स एवेल्यूएशन कराइए। आइल्स आपने पूछा है कि ज़रूरी है या नहीं है। आइल्स डेफिनेटली ज़रूरी है क्योंकि मैंने भी पूछा था, क्योंकि मेरा तो मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफीलैंड लैब्राडोर कनाडा से M.Ed हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि जी मैं तो उसके लिए दिखा चुकी हूँ अपना आइल्स और मैं तो यहीं की मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, तो मुझे आइल्स की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा क्योंकि आपका B.Ed आउट ऑफ कंट्री है, किसी भी और कंट्री से, कनाडा से यानी कि नहीं है, तो आपको आइल्स देना लाजमी है, वो भी एकेडमिक। और एकेडमिक आइल्स में उनके पास एक टिपिकल क्राइटेरिया है, उनके वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रही। लेकिन उनके 2 बैंड्स में आपका 7 आना चाहिए, 2 में 6.5 आना चाहिए, इस तरीके से कुछ है, देख लीजिएगा जाके आप। आपका ये टिपिकल क्राइटेरिया है फॉर आइल्स का। आपको उनका आइल्स का रिज़ल्ट आपको भिजवाना होता है डायरेक्टली फ्रॉम आइल्स, ठीक है। जब आप आइल्स दे लेते हो तो आइल्स के भी ये एक प्रोविज़न मौजूद है कि इफ़ आप चाहते हो कि आपका आइल्स का रिज़ल्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन को है जिसको भी ज़रूरत है उसको भिजवाएं, तब अपना जो आइल्स का अकाउंट है आपका उस पे जाएंगी, आप उनको एड्रेस डालेंगी, उनको पे करेंगी और अपना आइल्स का भेजेंगी। तो एक तो आप कोर्स बाय कोर्स एवेल्यूएशन और आइल्स देना लाजमी है फॉर अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन, चाहे आपने अपना मास्टर्स यहाँ से कर रखा हो, लेकिन क्योंकि आपकी जो टीचर एजुकेशन है वो आउट ऑफ कनाडा है तो आपको देना ज़रूरी है, ठीक है जी। फिर आपके पास एक हानिया अंसारी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम आई एम फ्रॉम जद्दा, मैं कैनेडियन PR के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे वेस्ट की इंफॉर्मेशन दीजिए। मेरे सब डॉक्यूमेंट टेस्टेड हैं ऑलरेडी, अगेन आई हैव टू टेस्ट, बट हाउ विदाउट गोइंग टू पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही आपकी बात से। आप देखिए मैं थोड़ा सा आपकी जो
जो क्वेश्चन है उसको ब्रेक करूँगी इनटू पीसेस। आपने कहा कि आई एम फ्रॉम जद्दा, ओके, मैं कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि अभी आप सऊदी में रह रही हैं और आप कैनेडियन पीआर अप्लाई करने का सोच रही हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, मैंने आपको, मेरा ख्याल है पहले भी आपने मुझसे पूछा था इस बारे में, आपको फिर भी बता रही हूँ कि अगर आपके एचईसी से टेस्टेड हैं और तो अच्छा, आपके एचईसी से टेस्टेड हैं तो आपको वो पूरा प्रोसीजर खुद करना है। एचईसी टेस्ट करके एनवलप में देगा, आप वेस का जो पूरा प्रोसीजर है वो खुद करेंगी। वेस के अकाउंट पे जाके, पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगी आप, और फिर अपने जो एचईसी से टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक सील्ड एनवलप में वो आपको दे देगा, आप उसको बाय मेल वेस्ट भेज देंगी, ठीक है। एक तो ये बात होगी। फिर आपने पूछा विदाउट गोइंग टू पाकिस्तान। देखिए मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं सऊदी में थी या कनाडा में थी, तो भाई मेरे रिलेटिव्स काम आए थे, उन्होंने मेरे बिहाफ पे अप्लाई किया था। आपने उनको एक अथॉरिटी लेटर दे देते हैं आप, और तो आपके बिहाफ पे वो ये काम कर सकते हैं। तो यू हैव टू टेक फेवर्स ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स, समबडी हु इज़ इन योर होम कंट्री, ठीक है। बिल्कुल यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो आपसे अगर मांग रहे हैं एचईसी टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेस्ट कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन, तो आपको वो देना ज़रूरी है, उसके बगैर वो आपको एवेल्युएट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लालित ताहिरी ने मुझसे पूछा है, आई थिंक यही नाम है, उन्होंने भी यही बोला है कि जी सऊदी में मैं रीड कर देती हूँ, सेम थिंग मेरे साथ भी हो रही है। इन्होंने जो मैंने कंसल्टेंट्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया है, मैं भी एक ऐसे कंट्री में रहता हूँ जो किंगडम है। तो वही बात है कि भाई आप अगर जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में मौजूद हैं लोग, उन्हें पता है उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको रेजिडेंट स्टेटस नहीं मिलता, और प्रॉपर्टी आप बाय नहीं कर सकते। जॉब के बारे में भी इनसिक्योरिटी रहती है, अगर आप जॉब से फारिग हो जाए तो मसला हो सकता है, इसलिए आपको बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली पीपल लोग चाहते हैं कि जी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी हो, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में रह चुके हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने होम कंट्री से इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आपके लिए और आपके स्पेशली बच्चों के लिए वापस जाके सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहते हो कि किसी और बेहतर कंट्री में जाया जाए, इसीलिए आप लोग फिर कैनेडियन पीआर के लिए या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड या कोई भी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करना कोशिश करते हो। तो उन्होंने भी यही बोला कि उनका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। और अगेन उन्होंने भी यही जिक्र किया है कि जी लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कि भी किसी यूरोप में इतने आराम से होता नहीं है, फिर किसी में लैंग्वेज बैरियर्स हैं, और ये सारी चीज़ों का जिक्र किया है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन सो फार, और आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एवरीबडी आउट देयर। दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और जो उन लोगों को मैं दोबारा जिक्र करूँगी, अमजद सुमैया और सैयद रहमान, जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, प्लीज़ किसी और ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कीजिए दोबारा। मैं आई एम ट्राइंग टू रीच यू, लेकिन आपका ईमेल वापस आ जा रही है। और किसी और ने भी मुझसे कांटेक्ट किया है तो आप प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स, मैंने आपको रिप्लाई किया है, तो प्लीज़ गो चेक दैट आउट। और आप जब मुझे कांटेक्ट करें तो प्लीज़ हमेशा अपने क्वेश्चंस को डिटेल में पूछा कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि एग्जैक्टली आप क्या करना पूछा रहे हैं। एक और बात मैं ज़रूर कर दीजिए कि ड्यूरिंग द सेशन, बिकॉज इट्स जस्ट हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर सिर्फ आपके वो क्वेश्चंस आंसर करने का टाइम होता है मेरे पास जो आप ईमेल में ऑलरेडी मुझे भेज चुके होते हैं, ठीक है। और अगर आप ड्यूरिंग द सेशन और कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके वो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाते, जिनका क्वेश्चन का आंसर होना बहुत लाजमी होता है, और वो आप मुझे ईमेल के थ्रू ऑलरेडी भेज चुके होते हैं। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। आधा घंटा एक याद रखिएगा, आधा घंटा तो सिर्फ बात करने के लिए चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लगाने होते हैं, तो जाके एक सेशन जो आपके लिए आधा घंटा होता है, मेरे लिए वो तकरीबन 3 घंटा होता है, वो पूरा होता है। तो काइंडली अपने क्वेश्चंस पहले से आप मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं वो सारे का सारे जवाब दे रखूं, क्योंकि समटाइम्स सेशन जो हाफ एन आवर का होता है वो ख़त्म हो जाता है, और तमाम क्वेश्चंस का जवाब जो मैं ऑलरेडी मेरे पास मौजूद होता है मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।